पोस्टल ज्ञान क्लासेस की ओर से इस डीप डाइव में स्वागत है, जो एक बहुत ही खास चर्चा होने वाली है। मतलब खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम्स यानी एलडीसीई की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम पोस्टल ज्ञान क्लासेस के विश्व भूगोल के नोट्स का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। ये लेक्चर की वो जानकारी है जो एलडीसी परीक्षाओं की तैयारी में एकदम रामबाण साबित होती है। हाँ, सही कहा। और हमारा मकसद आज सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। मतलब हम इन आंकड़ों के पीछे के पैटर्न को डिकोड करेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल छूटे ना। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं और देखते हैं कि इन आंकड़ों में क्या छिपा है। एकदम सही। भूगोल के तथ्य कई बार बहुत उबाऊ लग सकते हैं, लेकिन पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स ने इन्हें बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया है। अगर हम शुरुआत करें सबसे बड़े भूभागों से, मतलब महाद्वीपों से, तो कुल 7 महाद्वीप हैं हमारे पास। हाँ, 7 महाद्वीप। और मैं सोच रहा था कि इन्हें एक परिवार की तरह देखना चाहिए। मतलब हर महाद्वीप का अपना एक मुखिया है, यानी सबसे बड़ा देश, एक ताज है जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और एक जीवन रेखा है, यानी उसकी नदी। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है। तो इस हिसाब से एशिया को देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर ऊंचा है, और सबसे लंबी नदी यांगसी है। अच्छा, और अफ्रीका में? अफ्रीका में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। वहां का ताज है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, और जीवन रेखा है नील नदी। नील नदी, जो दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है ना? बिल्कुल। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वहां का सबसे बड़ा देश कनाडा है। सर्वोच्च शिखर है माउंट मैकिनले, जो 6194 मीटर ऊंचा है, और नदियां हैं मिसिसिपी, मिसौरी। अच्छा, और दक्षिणी अमेरिका में? तो ब्राजील होगा सबसे बड़ा देश। हाँ, ब्राजील। और वहां की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, 6960 मीटर, और सबसे बड़ी नदी अमेजन है। यूरोप में रूस क्षेत्रफल में सबसे आगे है। माउंट एल्ब्रूस 5642 मीटर ऊंचा है, और वोल्गा वहां की मुख्य नदी है। मतलब हर महाद्वीप का अपना एक अलग ही स्ट्रक्चर है। और ऑस्ट्रेलिया का क्या? ऑस्ट्रेलिया तो खुद ही देश भी है और महाद्वीप भी। माउंट कुसुस्को वहां की सबसे ऊंची चोटी है, 2228 मीटर, और मरे यानी मरे नदी सबसे लंबी है। और अंटार्कटिका? वहां तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। हाँ, लेकिन वहां भी तथ्य है। सबसे ऊंचा शिखर विंसन मासिफ है, 5140 मीटर्स, और सबसे लंबी नदी ओनिक्स है। ओनिक्स, बर्फ के रेगिस्तान में भी नदी। ये सच में कमाल का तथ्य है। खैर, अगर हम देशों की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत आता है। बिल्कुल। और इसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया का नंबर आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। अगर हम जनसंख्या वाली सूची देखें ना, तो भारत सबसे ऊपर है। हाँ, जनसंख्या में भारत, फिर चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और जापान। मतलब रूस के पास दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन आबादी में वो 9वें नंबर पर है। यही तो घनत्व या डेंसिटी का खेल है। रूस का बहुत सारा हिस्सा बहुत ठंडा है, रहने लायक नहीं है। भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर होकर भी जनसंख्या में पहले पर है। और अगर सबसे छोटे देशों को देखें तो क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी, मोनाको, नौरू, तुवालू, सैन मरीनो, लिechtenstein, मार्शल द्वीप, सेंट किट्स एवं नेविस, मालदीव और माल्टा आते हैं। और आबादी में भी वेटिकन सिटी सबसे छोटा है ना? हाँ, आबादी में वेटिकन सिटी, तुवालू, नौरू, पलाओ, सैन मरीनो, मोनाको, लिechtenstein, सेंट किट्स एवं नेविस, एंटीगुआ एवं बरबूडा और डोमिनिका आते हैं। मतलब वेटिकन सिटी दोनों ही मामलों में सबसे छोटा है। अच्छा, महाद्वीपों से निकल के अब नदियों और उनके किनारे बसे शहरों की बात करते हैं। नोट्स में ये सेक्शन बहुत विस्तृत है। सभ्यताएं हमेशा पानी के पास ही तो बसी हैं। बिल्कुल, नदियां सिर्फ पानी नहीं देती थी, वो प्राचीन हाईवे की तरह थी व्यापार के लिए। यूरोप के शहरों को ही देख लीजिए, लंदन थेम्स नदी पर है, बर्लिन स्प्री नदी पर। हाँ, और कीव नीपर नदी पर है। लेकिन एक चीज देखिए, डैन्यूब नदी कितने सारे शहरों से होकर गुजरती है। बेलग्रेड, वियना, बुडापेस्ट,
मतलब ये एक नदी पूरे व्यापार को जोड़ रही थी। सही पकड़ा। और ऐसे ही सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका में मॉन्ट्रियल, ओटावा और क्यूबेक को जोड़ती है। इसके अलावा यूरोप में लिस्बन टेगस नदी पर है, डबलिन लिफे पर, बॉन और कुलोन राइन नदी पर बसे हैं। और डेंजिंग और वॉर्सा विस्टुला पर। रूस के शहर भी काफी अहम है। लेनिनग्राड नेवा नदी पर, स्टालिनग्राड वोल्गा पर और मॉस्को मॉस्कावा पर। हाँ, और ब्रिटेन में लिवरपूल मर्सी नदी पर है और ग्लासगो क्लाइड नदी पर, प्राग वोल्टावा पर, हैम्बर्ग एल्बे पर, पेरिस सीन पर, रोम टाइबर पर और मैड्रिड मैंजीनियर पर है। अरे बाप रे, ये तो पूरी डिक्शनरी है। अच्छा, एशिया और मध्य पूर्व के भी कई शहर हैं। इराक का बसरा दजला और फरात के संगम पर है। बगदाद टिग्रिस पर है। और म्यांमार का रंगून और अख्याव दोनों इरावदी नदी पर है। टोक्यो अराकावा पर, शंघाई यांगसी पर, चटगांव कर्णफुली पर, तुर्की का अंकारा किजिल पर, काबुल उसी नाम की काबुल नदी पर और पाकिस्तान में कराची सिंधु पर है और लाहौर रावी पर। क्या बात है। और अमेरिका में न्यूयॉर्क हडसन पर, वॉशिंगटन पोटोमैक पर, सेंट लुइस मिसिसिपी पर और शिकागो नदी पर है। दक्षिण अमेरिका में ब्यूनस आयर्स लाप्लाटा के किनारे है। और ऑस्ट्रेलिया का पर्थ स्वान नदी पर और सिडनी डार्लिंग नदी पर। अफ्रीका में नील नदी का महत्व तो सब जानते हैं। असवान, काहिरा और खार्तूम जैसे बड़े शहर इसी के किनारे फले फूले। बिल्कुल। शहरों के इन खासियतों ने ही उन्हें कई सारे दिलचस्प उपनाम यानी निकनेम दिए हैं। जैसे अफ्रीका को अंधकार का महाद्वीप कहा जाता था। हाँ, और लाओस को हाथियों का देश और मिस्र को नील नदी की देन और पिरामिड का देश कहा जाता है। क्यूबा गन्ने की वजह से चीनी का कटोरा है। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश और विचित्र महादेश दोनों कहते हैं। लेकिन एक जगह मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा नोट्स में। क्या? रोम को 7 पर्वतों का नगर लिखा है, जो समझ आता है। इसे इटर्नल सिटी भी कहते हैं, लेकिन बहरीन के आगे आइलैंड ऑफ पर्ल्स के साथ सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स भी लिखा है। ये कैसे? अच्छा, ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। रोम ऐतिहासिक रूप से 7 पहाड़ियों पर है। बहरीन मुख्य रूप से आइलैंड ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों के द्वीप के लिए मशहूर है। अगर नोट्स में बहरीन के साथ ये उपनाम है तो हो सकता है ये किसी स्थानीय भौगोलिक बनावट का अनुवाद हो। परीक्षार्थियों को ऐसे ट्रिकी सवालों के लिए विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। सही कहा। कुछ और उपनाम देखते हैं। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा और यूरोप का कारखाना दोनों कहा जाता है। और शिकागो हवाओं का शहर है। न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन है। केंट काउंटी इंग्लैंड का उद्यान है। सिंगापुर पूरब का मोती है। फिनलैंड तो झीलों का देश है। लेकिन चीन की हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि वहां बहुत बाढ़ आती है। स्विट्जरलैंड यूरोप का हृदय और यूरोप का स्वर्ग दोनों है। ब्राजील सांपों का देश है। ऑक्सफोर्ड स्वप्निल मीनारों का शहर है। भूटान वज्रपात का देश है। पामीर का पठार दुनिया की छत है। और सैन फ्रांसिस्को स्वर्णिम द्वार का शहर है। और ल्हासा को निषिद्ध शहर कहते हैं। वेनिस नहरों का नगर है। क्विटो सदाबहार शहर है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर की कुंजी है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज मैदान संसार का रोटी भंडार है। म्यांमार पैगोडा का देश है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। दक्षिण कोरिया प्रभात की शांति वाला देश है। थाईलैंड सफेद हाथियों का देश है। न्यूयॉर्क को साम्राज्य शहर, अंपायर सिटी या ऊंची मीनारों का शहर कहते हैं। जिंजीबार लौंग का द्वीप है। जापान सूर्योदय का देश है। यरूशलेम पवित्र भूमि है और नॉर्वे मध्यरात्रि का सूर्य है। बाल्कन राज्य यूरोप का बारूद का पीपा कहलाते हैं। आयरलैंड मरकट का द्वीप है। पेरिस फैशन की नगरी है और दक्षिण अफ्रीका सोने और हीरों का देश है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट। लेकिन ये सब एक बार समझ आ जाए तो भूलता नहीं इंसान। अच्छा, अगर हम एशिया महाद्वीप पर आएं तो पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स में राजधानियों और मुद्राओं की भी बहुत अच्छी सूची है। मैंने एक पैटर्न देखा। कैसा पैटर्न? भारत की मुद्रा रुपया है। नई दिल्ली राजधानी है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है और मुद्रा रुपया। नेपाल का काठमांडू मुद्रा रुपया। श्रीलंका की श्री जयवर्धनापुरा कोटे मुद्रा रुपया। मालदीव की माले और मुद्रा रुपया। हाँ, और म्यांमार की राजधानी नायपीडा है और नोट्स के अनुसार वहां भी मुद्रा में रुपये का संदर्भ है।
इंडोनेशिया की नुसंतारा राजधानी है और मुद्रा रुपया है। बिल्कुल, मतलब ये रुपया शब्द पूरे एशिया में छाया हुआ है। ये इतिहास और व्यापारिक मार्गों का असर है। इसके अलावा बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। भूटान की थिम्पू, मुद्रा न्यूलत्रुम। मलेशिया की कुआलालंपुर, रिंगिट। लाओस की वियंतियन, मुद्रा किप। और मध्य पूर्व में ईरान की तेहरान, मुद्रा रियाल। इराक की बगदाद, मुद्रा इराकी दिनार। अफगानिस्तान की काबुल, मुद्रा अफगानी। चीन की बीजिंग और मुद्रा युआन। मंगोलिया की उलानबटेर, मुद्रा तुगरिक। जापान की टोक्यो, मुद्रा येन। ताइवान की ताइपे, मुद्रा डॉलर। थाईलैंड की बैंकॉक, मुद्रा थाई बात। वियतनाम की हनोई, मुद्रा डोंग। कंबोडिया की नोम पेन, मुद्रा रियल। उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया की सियोल, दोनों की मुद्रा वॉन है। फिलीपींस की मनीला, पेसो। सिंगापुर की सिंगापुर ही है, मुद्रा डॉलर। ब्रुनेई की बंदरसेरी, डॉलर। वर्डमैस्टैंड की अशकाबात, मुद्रा मनत। बहरीन की मनामा, दिनार। तुर्की की अंकारा, लीरा। यूएई की आबू धाबी, दिरहम। और सऊदी अरब की रियाद, रियाल। कुवैत की कुवैत सिटी, दिनार। और यमन की सना, मुद्रा रियाल है। ये जानकारी तो एकदम सॉलिड है। चलिए अब विश्व प्रतिमानों पर आते हैं, यानी एक्सट्रीम रिकॉर्ड्स। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा। बिल्कुल। हमने क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश रूस और सबसे छोटे वेटिकन सिटी की बात तो कर ली। सर्वाधिक जनसंख्या और निर्वाचक संख्या यानी वोटर्स की संख्या भारत में है। हाँ, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मंगोलिया का है और सर्वाधिक घनत्व सिंगापुर का है। सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर टोक्यो है और सबसे कम आबादी वाला वेटिकन सिटी है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर लंदन है। सीमाओं की बात करें तो सबसे लंबी सीमा कनाडा की है, सबसे छोटी जिब्राल्टर की और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जिसकी सीमा 13 देशों से लगती है। तो अरे वाह। अच्छा, द्वीप और नदियों पर आते हैं। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और नदी द्वीप की बात करें तो भारत का माजुली, जो असम में है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है और नदियों में सबसे लंबी नदी नील है और चौड़ाई और बहाव में सबसे बड़ी अमेज़न है। तो यहाँ मैं एक छोटा सा क्विज पूछ लूं? हाँ, पूछिए। तो जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो भी सोचें, दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? पोस्टल ज्ञान के नोट्स में इसका साफ जवाब है। ये अमेरिका की डी नदी यानी डी रिवर है। एकदम सही। अच्छा, एक और सवाल। झील के अंदर सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये कनाडा की मैनीट्यू झील है। इसके अलावा झीलों के और भी रिकॉर्ड हैं। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ताजे पानी की सबसे बड़ी सुपीरियर झील है, सबसे गहरी बैकाल झील है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर टिटिकाका झील है। सबसे बड़ा लेगून ब्राजील का लेगोआ डॉस पैटोस है। महासागरों में दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। और सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। सहायक नदियों में सबसे लंबी अमेज़न की मेडेरा है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन है। अच्छा, अंतसागरी नदी यानी समुद्र के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी क्रोमवेल धारा है और सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का है। नहरों में स्वेज नहर सबसे बड़ी है, लेकिन कील नहर सबसे व्यस्त है। जलप्रपातों में सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात है और सबसे चौड़ा खोन है। और जलसंधि में सबसे संकरी यूनान और योबिया के मध्य एंजियन सागर में है और सबसे चौड़ी डेविस जलसंधि है। पर्वतों की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, लेकिन सबसे लंबी एंडीज है। ऊंचा पठार पामीर है। ज्वालामुखी में ऊंचा ओजोस डेल सलाडो है और विशाल मौना लोआ है। सबसे ऊंचा बांध रुगुंस्की है और सबसे बड़ा कंक्रीट बांध ग्रैंड कूर्ली है। और हमारे भारत के रिकॉर्ड्स में हैं। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली का है। सबसे ऊंचा रेलवे आग ब्रिज चिनाब नदी पर है। सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क उमलिंगला टॉप है। और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी भारत में है। बिल्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। सबसे बड़ा राजमार्ग पैन अमेरिकन है। सबसे ऊंची राजधानी लापाज है। सबसे ठंडा स्थल बोस्टॉक है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। सर्वाधिक वर्षा भारत के मासिन राम में होती है। और बड़ा हवाई अड्डा शाह खालिद है। विशाल मंदिर अंकोर वाट है और सबसे लंबा रेल मार्ग यिवू से लंदन तक है।
मतलब ये प्रतिमान तो एकदम दिमाग में छप जाने चाहिए। अच्छा, आखिर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं पर चर्चा कर लेते हैं। प्रकृति ने तो दुनिया को पहाड़ों नदियों से बांटा है, लेकिन इंसानों ने कागज पर रेखाएं खींच दी। हाँ, और यही रेखाएं कई बार विवाद का कारण बनती हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। यूरोप में भी ऐसा ही है। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा और ओडर नाइसा रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा थी। रूस और फिनलैंड के बीच मैनरहिम लाइन है। लेकिन ये जो अक्षांश वाली रेखाएं हैं, जैसे उत्तर व दक्षिण वियतनाम के बीच 17वीं समानांतर रेखा, ये कैसे तय होती हैं? जब कोई प्राकृतिक सीमा नहीं होती ना, तो राजनीतिक समझौतों के तहत नक्शे पर सीधी डिग्रियों में लाइन खींच दी जाती है, जैसे उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा और अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा। क्या ये देशों को बांटने का सबसे सीधा तरीका है? सीधा तो है, लेकिन बहुत अस्वाभाविक भी है, क्योंकि ये रेखाएं वहां रहने वाले लोगों या प्राकृतिक संसाधनों को नहीं देखती, बस गणितीय रूप से जमीन को बांट देती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस बहुत ही गहरी चर्चा के अंत पर आ गए हैं। मतलब एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि भूगोल केवल पहाड़ों और नदियों के बारे में नहीं है। सही कहा, भूगोल ही तय करता है कि कोई देश कितना शक्तिशाली या समृद्ध हो सकता है। अगली बार जब भी कोई दुनिया का नक्शा देखे तो सिर्फ लकीरों को नहीं, उन लकीरों के पीछे के इतिहास और संसाधनों को देखें। बिल्कुल। और तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स ने इन जटिल जानकारियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संकलित किया है। ये LDC परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, इन नोट्स को अच्छे से पढ़ना सफलता की चाबी हो सकता है। तो इस लेक्चर विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पोस्टल ज्ञान क्लासेस का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पोस्टल ज्ञान क्लासेस, वॉचिंग पोस्टल ज्ञान क्लासेस लेक्चर। अपनी परीक्षाओं की तैयारी जोर शोर से करते रहें। शुभकामनाएं।